नमस्कार बच्चों, हम क्लास 7th में विषय विज्ञान के अंतर्गत आज लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन का अध्ययन करेंगे। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह बहुत जल्दी उनसे मिलना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वो भागता हुआ गया और कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चलने लगी, जिससे उसकी दादी ने पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। उसने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे भी आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। ये सब प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे और इसका उत्तर जानने के लिए हम आगे वाला एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक है हम श्वसन क्यों करते हैं। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ लिया था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनते हुए, यानी कि सभी जीवों का शरीर प्राथमिक रूप से कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिका को किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जीवों में होने वाली या मिलने वाली प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि काम करने में कोई न कोई भूमिका निभाती है। और इन कार्यों को करने के लिए जिस प्रकार से हमें एनर्जी चाहिए, उसी प्रकार से कोशिका को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा हमें श्वसन के माध्यम से प्राप्त हो पाती है। इसी के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन यानी कि सांस लेने की क्रिया में हम सबसे पहले वायुमंडल की जो वायु है उसको अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और पुनः हमारे शरीर में बनने वाली जो अशुद्ध वायु है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वह शरीर से बाहर निकल जाती है। अर्थात इसके माध्यम से हमें कोशिकाओं में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कोशिकाओं में जब ये ऑक्सीजन चली जाती है तो यह भोजन के कणों का विखंडन करती है, अर्थात उसको तोड़ करके उससे एनर्जी को प्राप्त करती है। इसीलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन यानी कि जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन यानी कि ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के द्वारा होगा तब यह वायवीय श्वसन कहलाएगा, और यदि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तब यह अवायवीय श्वसन कहलाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भोजन के विखंडन से यानी कि भोजन के उन कणों को तोड़ने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार की होगी। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। हमें यह भी मालूम है कि यीस्ट जैसे बहुत सारे जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं और इस प्रकार के जीव अवायवीय श्वसन करते हैं और इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है और साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन यह ऊर्जा वायवीय श्वसन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मुकाबले में कम प्राप्त होती है। हमारी कोशिकाएं भी इस प्रकार का श्वसन कर सकती हैं, लेकिन यह ऐसा थोड़े समय के लिए कर सकती है। जिससे हम कई बार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, तो इस समय हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाएं इस प्रकार का अवायवीय श्वसन करती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए कई बार अचानक से दौड़ने पर हमारी मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है। जब पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन होता है तो उस समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और शरीर में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी वजह से ज़्यादा व्यायाम करने के बाद हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐंठन की जैसी हमें परेशानी उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं श्वसन की। अपने नथुने और मुख को कसकर बंद करके घड़ी की ओर देखें। आप मेज़र करें कि आप अपनी सांस को लगभग कितनी समय तक रोक सकते हैं। आप ये जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और शरीर में उत्पन्न
कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु को शरीर से बाहर निकालना। जब ऑक्सीजन से भरी हुई वायु शरीर के अंदर ली जाती है तो इस प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को जब हम बाहर निकालते हैं तब इस प्रक्रिया को हम उच्छ्वसन कहते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत होती रहती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। बच्चों में, बड़ों में, वयस्कों में इसकी दर अलग अलग हो सकती है। यदि आपको अपनी श्वसन दर की गणना करनी हो तो उसके लिए आप अपने हाथ की नाड़ी के ऊपर अपनी अंगुली रखकर प्रति सेकंड होने वाली उस नाड़ी के कंपन को गिने और घड़ी में देख कर के 60 सेकंड के अंदर होने वाली प्रत्येक कंपन को आप गिन लें। आपको पता चल जाएगा कि एक मिनट के अंदर आपकी नाड़ी कितनी बार कंपन करती है। इसी प्रकार आप सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसका जो माप है वो भी पता कर सकते हैं। आप लगभग 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन करते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार श्वसन प्राप्त करता है। अधिक व्यायाम करते समय यह दर बढ़कर के 25 बार हो जाती है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं या तेजी से सांस लेते हैं तो उस समय सांस लेने की गति भी बढ़ जाती है। आपने कभी सोचा है कि ज़्यादा तेजी से श्वसन करने से क्या होता है? ज़्यादा तेजी से श्वसन करने से ऑक्सीजन की जो खपत होती है यानी कि यूजेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें जल्दी भूख लग जाती है और हम थकान महसूस करने लग जाते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि को जान लेते हैं। हम अपने नथुने यानी कि नाक के जो बाहर वाला जो आवरण है, आपके सबसे प्रारंभिक नाक का छिद्र, उसे हम बोल सकते हैं नथुने। यह नासाद्वार कहलाता है और इससे हम वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो इसे हम अंतःश्वसन कहते हैं। इससे हमारे नथुनों से वायु नासा गुहा यानी कि नाक की जो खाली स्थान है उसकी जो ट्यूब है, नजल कैविटी, नासा गुहा, उसमें यह चली जाती है। यहाँ से वायु श्वास नली में प्रवेश करेगी। इस श्वास नली से होकर के ये श्वास नली है, इस श्वास नली से ये प्रवेश करेगी और दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। इन फेफड़ों के अंदर आप बहुत सारी छोटी छोटी नलियां देख रहे हैं, इनको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। यह इन श्वसनिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे गुब्बारों के समान आकृतियां होती हैं जिनको हम वायुकोश कहते हैं। ये वायुकोश इस हवा को, इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारी धमनियाँ जुड़ी हुई रहती हैं जो फेफड़ों में आने वाली इस हवा को ग्रहण कर लेती है और पूरे शरीर में पहुँचा देती है। इस प्रक्रिया में डायफ्राम यानी कि आपको एक ये निचला ये पट दिखाई दे रहा है, यह डायफ्राम है। इस डायफ्राम के कारण ही फेफड़े सिकुड़ते और फूलते हैं और इसी के कारण हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हम वायु को भर पाते हैं और सांस ले पाते हैं। जब यह ऊपर की ओर हो जाता है तब हम श्वास को भरते हैं, जबकि जब यह नीचे की ओर आ जाता है तब हम सांस को छोड़ते हैं। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर, जबकि उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर हो जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण भी होते हैं, जैसे कि धूल के कण, धुआं, परागकण आदि। कभी कभी ये हमारे नाक के अंदर उपस्थित रोमों में यानी कि बालों में फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वायु के अंदर उपस्थित ये अशुद्ध पदार्थ फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से छींक के माध्यम से हम इन कणों को प्रेशराइज करके और हम इसे प्रेशर के साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
अंतःश्वसन की यह प्रक्रिया हम इस चित्र में आसानी से समझ सकते हैं। जब वायु अंदर आती है तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और पसलियां बाहर की ओर फूल जाती हैं। आप भी एक स्थिर स्थिति में बैठ कर के सांस लेने की कोशिश करें तो आप पाएंगे हमारी जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर फूल रही हैं। इसी प्रकार जब हम सांस को छोड़ते हैं तो जब वायु बाहर की ओर धकेली जाती है तो डायफ्राम अपनी पहली वाली अवस्था यानी कि ऊपर की ओर आ जाता है और पसलियां अंदर की ओर गति करने लग जाती हैं। यह प्रक्रिया अंतःश्वसन और उच्छ्वसन के नाम से जानी जाती है। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है और धूम्रपान से कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं, अतः हमें इससे बचना चाहिए। आज हमारा टॉपिक यहीं तक है। इसके अगले वाले पार्ट में हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।